हेलो दोस्तों। अब इसी म्यूटेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था कि हम सोमैटिक और जर्मिनल म्यूटेशन को समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। सोमैटिक सेल्स जिससे आपका बॉडी के वो सारे हिस्से बने हैं, एंड जर्मिनल सेल्स जिसकी मदद से संतानों की उत्पत्ति होती है। तो म्यूटेशन का दोनों सेल्स में अलग अलग तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो म्यूटेशन में अकर इन एनी सेल एंड एट एनी स्टेट इन द सेल साइकिल। एज यू नो, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए phenotypic change are determined by its dominance, the type of cell in which it occurs, and when it happens, relative to the cell cycle of the organism. So if the mutation occurs in a somatic cell, कहने का मतलब हुआ कि म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, फिनोटिपिक चेंज होगा। तो फिनोटिपिक चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन से फिनोटिपिक चेंज होगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह उसके डोमिनेंस पर डिपेंड करेगा कि जो चेंज आया, वो एलील, जो नया एलील फॉर्म हुआ, वो एलील जो है रिसेसिव एलील है बना है या डोमिनेंट एलील बना है। ठीक है, और द टाइप ऑफ सेल इन विच इट अकर्स, किस तरह के सेल में वह हुआ है। सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ है या जर्मिनल सेल में हुआ है। सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे किसी को अगर स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है, तो स्किन आर सोमैटिक सेल्स। तो यह चेंज जो आया, म्यूटेशन जो आया स्किन के सेल्स में, और उसकी वजह से जो कैंसर हुआ, वह उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, उसको बच्चे को बाद में लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हो सकता है, लेकिन जन्म के समय ही उसको नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सोमैटिक सेल जो है उस इंडिविजुअल को ही अफेक्ट करेगा। और जर्मिनल सेल्स में भी दो तरह के म्यूटेशंस हो सकते हैं। या एक तो वो गोनाड सेल्स जिससे गैमीट्स की उत्पत्ति होती है। तो अगर गोनाड सेल्स में म्यूटेशन हो गया तो वह गोनाड सेल्स जितने भी गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा या एग प्रोड्यूस करेगा, उस पर वो म्यूटेशन पाया जा सकता है। लेकिन अगर गैमीट्स में म्यूटेशन हुआ तो इन दैट पर्टिकुलर गैमीट ओनली द म्यूटेशन विल बी हैविंग एंड इट्स इफेक्ट विल बी सीन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि, और इस पर भी निर्भर करेगा कि when it happens relative to the life cycle of the organism। लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कब ये होता है? अगर उसका रिप्रोडक्टिव एज क्रॉस हो गया, कि बुढ़ा में उसके अंदर गोनाडिक सेल्स में म्यूटेशन हुआ और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो वो म्यूटेशन आगे जनरेशन तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर यंग स्टेज में उसके गोनाड सेल्स में म्यूटेशन हो गया एंड उसका रिप्रोड्यूस उसके बाद वो करता है, तो वो आगे म्यूटेशन जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द म्यूटेशन अकर्स इन ए सोमैटिक सेल्स, यानी ऑल सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, which can produce cells like itself but not the whole organism, the mutant change will be perpetuated only in somatic cells। हम बता चुके हैं कि अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होगा तो वह सिर्फ सोमैटिक सेल्स में ही परपिचुएट होगा, पूरे ऑर्गेनिज्म पर वह असर नहीं करेगा। या कोई नया ऑर्गेनिज्म जो उसके रिप्रोडक्शन से बना है उसमें वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दैट डिसेंट फ्रॉम ओरिजिनल सेल लाइन इन विच द म्यूटेशन अकर्ड। सो द अच्छा, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, ये तो प्लांट का है। आप हाँ, जर्म सेल्स पर आते हैं। इफ डोमिनेंट म्यूटेशंस अकर इन जर्म सेल्स, देयर इफेक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड इमीडिएटली इन प्रोजेनी। If the mutations are recessive, their effects are often obscured in diploids। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो
जर्म सेल में म्यूटेशन होता है तभी वो हमको प्रोजेनी में देखने को मिलता है। और इफ म्यूटेशंस आर रिसेसिव, म्यूटेशन अगर रिसेसिव है, देन डिप्लॉइड्स में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब हमको वह उसका फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस तो तुरंत होगा नहीं, दोनों क्रोमोसोम पर तो म्यूटेशन एक बार में आएगा नहीं, ठीक है ना, किसी एक क्रोमोसोम पर होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, काफ़ी कम, क्या नगण्य है प्रोबेबिलिटी कि दोनों क्रोमोसोम के सेम लोसाई पर वो म्यूटेशन हो गया, ठीक है। डिप्लॉयड होता है ना, तो दोनों क्रोमोसोम, सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 12 जो है पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो वो म्यूटेशन एक पर्टिकुलर जीन में, और एक सपोज जीन ए फॉर एग्जांपल आप लीजिए, तो जीन ए क्रोमोसोम नंबर 12 का दोनों पेयर पर है, पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 12 पेयर में है, तो दोनों में जीन ए है। अगर जीन ए एक क्रोमोसोम पर म्यूटेट हो गया तो यह इसकी संभावना बहुत कम है कि वह दूसरे क्रोमोसोम नंबर 12 के दूसरे पेयर पर भी वह म्यूटेशन हो जाए, सेम म्यूटेशन, संभावना कम है। तो पहले म्यूटेशन होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वह चेंज जो है, जीन एक्सप्रेशन का सिस्टम है, वह चेंज अगर बेनिफिशियल चेंज लाता है उस जीन में, अगर इसकी संभावना भी कम होती है, बेनिफिशियल बहुत ही, तभी इवोल्यूशन बहुत इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर वो चेंज लाया बेनिफिशियल वन, तब वो डोमिनेंट हो सकता है वह जीन, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर रिसेसिव फॉर्म में ही रहेगा। हेट्रोजाइगस रिसेसिव, तो वहाँ पर भी हमको फर्स्ट जनरेशन में हमको वह फिनोटिपिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो अगर वो हाइब्रिड जो है आपस में क्रॉस करेगा तो हमको होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन देखने को मिल सकता है, जैसे मेंडेलियन में आप लॉज में आप पढ़े होंगे। तो हमको एक कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स में वह रिसेसिव ट्रेट्स का फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। So the germinal mutations like somatic mutations may occur at any stage in the reproductive cycle of the organism, ठीक है, क्लियर है, but they are more common during some stages than others. If mutation arises in a gamete only a single member of the progeny is likely to have that mutant gene, ठीक है। क्यों? अगर किसी एक स्पर्म में हुआ है म्यूटेशन, तो वो स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर जाएगा तभी ना देखने को मिलेगा हमको उस प्रोजेनी में चेंज। मान लिया वो स्पर्म फर्टिलाइज कर गया, ठीक है, वो म्यूटेंट वाला स्पर्म है, अगर गैमीट्स में ही सिर्फ म्यूटेशन हुआ है, तो हैप्लॉइड स्टेज में, तो वह गैमीट जो है जो प्रोजेनी उत्पन्न करेगा उसमें वह हमको म्यूटेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके दूसरे भाई बहनों में सेम इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उस समय वो गैमीट में म्यूटेशन नहीं हुआ, उसके पहले हुआ था म्यूटेशन। मान लिया उसका कोई बड़ा भाई या बहन है, उस समय तो म्यूटेशन नहीं हुआ, इस समय हुआ म्यूटेशन सिर्फ गैमीट्स में ही, तो गैमीट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट म्यूटेशन, तो वो म्यूटेशन उसके सिबलिंग्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर गैमीट स्टेज पर हुआ है तो। अगर म्यूटेशन गोनियल सेल्स में हुआ, यानी गोनाड सेल्स में हुआ, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या oogenesis होता है, जिससे यहाँ मियोसिस होती है, तो उस गोनाड सेल से बहुत सारे जो है आपके गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट एंड दोज गैमिट्स विल बी हैविंग सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन इन ऑल गैमिट्स, दैट म्यूटेशन विल बी फाउंड, ठीक है। तो दो तरह की बातें हैं, गैमिट्स में म्यूटेशन एंड गोनाड्स में म्यूटेशन। इन एनी केस, तो गोनाड में म्यूटेशन होगा, देन सेवरल गैमिट्स में रिसीव द म्यूटेंट जीन एंड दस एनहांस इट्स पोटेंशियल फॉर परपिचुएशन, ठीक है। तो इन एनी केस द डोमिनेंस ऑफ म्यूटेंट एलील एंड द स्टेज इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन द mutation occurs are major factors in determining the likelihood of the mutant allele being manifest in an organism and a population, ठीक है। So the earliest
एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, शॉर्ट में बता देते हैं, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे कि 1791 में एक सीप मतलब भेड़ पालने वाला था, सीप हर्ड में उसने देखा कि एक सीप जो थी उसके छोटे पैर हो गए। तो उसने सोचा कि अगर ये छोटा सीप हमारे पास हो संख्या में और इसी को हम अगर रियर करें तो हमारे लिए सहूलियत होगी कि हम को उसके लिए बार ऊंची नहीं करनी पड़ेगी। छोटा सीप जो है उसके लिए छोटे बार में ही वो जंप करके बाहर नहीं भाग सकेगा। तो उसने उस छोटे सीप का ब्रीड कराया और लेटर ऑन उसी को रियर करना शुरू कर दिया। तो वो छोटा सीप जो था, जिसका छोटा सीप मतलब शॉर्ट लेग्स, उसके लेग्स शॉर्ट थे। तो सीप जो है उसमें बाद में पता चला कि वो जर्मिनल म्यूटेशन था, उसमें जर्म लाइन में ही, गैमीट में म्यूटेशन नहीं था। ठीक है, तो जर्म लाइन में म्यूटेशन होने की वजह से एक छोटे लेग वाला सीप जो है वो अपनी सारी संतानों, जितनी भी संतानें थी उसकी, वो सब छोटे लेग वाली हुई और उसको फिर वो म्यूटेशन उसके लिए, उस किसान के लिए हेल्पफुल रहा और उसने उसको रियर किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन। आशा है आप समझे होंगे। एग्जाम में अगर म्यूटेशंस के टाइप बताने पूछे जाएंगे तो आप इन दोनों को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।